इंडियन जुडिशियल सर्विस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, कि अब ये जो इंडियन जुडिशियल सर्विस का आइडिया है इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। तो देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या है। तो जुडिशरी से रिलेटेड अगर बिल्कुल लेमन शब्दों में बोलूं, 4 पिलर्स आप पढ़ते हो हमेशा। प्रशांत, कौन कौन से पिलर्स हैं? हम्म हम्म एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। हम्म अच्छा, मैंने 3 ही बोले। अच्छा, 4 पिलर्स पूछने थे मैंने। 4 पिलर्स कौन कौन से हो गए ना, 4 ही पूछे थे। अच्छा, ऐसे ही देखना, यूनिटी दिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथ होती है यूनिटी में। चलो कोई बात नहीं। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और मीडिया है। अगर देखो इन चारों पिलर्स को काम करना है ठीक ढंग से, अकाउंटेबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो इनको कहीं ना कहीं हमें सेपरेट रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। वैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब तक तो ऑटोनमस है तब तक इलेक्शन आपको ट्रांसपेरेंसी से मिलेंगे, फेयर तरीके से मिलेंगे। पर वहीं पे अगर गवर्नमेंट की इंटरप्शन देखने को मिलेगी तो रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं बायस आने शुरू हो जाते हैं। सेम इन्हीं पिलर्स के साथ है। आज जो हम बात करेंगे वो लॉ मेकिंग पे तो नहीं करेंगे, पर जो मशीनरी है हमारी एग्जीक्यूटिव वाली और दूसरी मेनली जुडिशरी वाली। जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में बार बार आते हैं न्यूज में जजेस, कि जजेस के भी बीच में नेपोटिज्म होता है। इवन आप देखोगे तो 4000 फैमिलीज ही आज तक रूल कर रही हैं इस पूरे जजेस के केस में। अगर पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी थे, उनके फादर साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पीछे जाओगे और भी लिनेजेस आपको मिल जाएंगी। और बोला गया है कि जो वुमेन है और साथ में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, यहाँ पे सारे आ जाएंगे, डाउन ट्रॉडन इंक्लूडिंग वुमेन। तो यहाँ पे कभी भी ठीक रैंक से ऊपर आ ही नहीं पाए हैं जजेस के। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखोगे अभी 2-3 फीमेल्स आपको मिलेंगी जो काम कर रही हैं वहां पे। तो इनकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं सप्रेस हुई है। फिर उसके अलावा आप सुनते हो ट्रांसफर हो गया किसी जज का। अभी आग लगी थी एक, आपने सुना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत। तो उनके घर पे आग लगती है, वो मीम भी बन रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले आए और वो नोट को बुझा ही नहीं रहे थे, वो और आग लगा रहे थे कि सारे जल जाए नहीं तो पकड़े जाएंगे साहब। तो ऐसे ऐसे मीम्स भी बन रहे हैं, पर वो मीम की बात नहीं है, बहुत डेंजरस बात है वो कि किस कंडीशन में जा रहे हैं। इससे रिप्रेजेंट होता है करप्शन। पर जब भी करप्शन का केस आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इंटरनल कमेटी बिठा देते हैं। इंटरनल कमेटी का मतलब है जजेस खुद चेक करेंगे कि क्या इशू हुआ था, वो खुद करेंगे। जैसे आर्मी में आपने सुना होगा इंटरनल कमेटीज बैठती हैं, अगर कोई ऐसा सेक्सुअल रिलेटेड केस भी आता है तो उसमें इंटरनल कमेटीज बैठती हैं, अंदर के ही लोग होते हैं, वही इंक्वायरी करते हैं ताकि बाहर जाके इमेज खराब ना हो। तो सेम जजेस करते हैं। एक आ गया नेपोटिज्म। दूसरा, ट्रांसफर क्यों करी गई किसी भी जज की, उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया जाता। चलो एसडीएम को कर दिया ट्रांसफर, हो सकता है सरकार के थोड़े अगेंस्ट चाह रहे थे, काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते सरकार वाले कि ये काम करें। सेम आपको साइड में भी मिलेंगे जो बाकी आपके कोवर्कर्स होते हैं, वो भी नहीं चाहते आप काम करें। अगर आपकी इंटेंशन है तो आपका ट्रांसफर हो गया, एक रीजन मान लिया। पर जजेस का मेंशन ही नहीं करा जाता क्यों किसी को ट्रांसफर करा गया है, एक रीजन ये भी रहता है। तीसरा, इनका कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम जिसके जरिए जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब इसके अंदर भी क्या है, सारे के सारे जुडिशियल मेंबर ही बैठे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। पर अगर आप पास्ट में जाओगे, एक केस पढ़ा था आपने, एसपी गुप्ता केस, उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव ओवर रूल कर रहा था। मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे वही डेजिग्नेट करते थे कि कौन जज बनेगा। पर उस टाइम पे फिर जजेस का कोई रोल नहीं था। टाइम भी था, 1993 आया, फिर बोला कि चलो जजेस से हम कंसल्ट कर लिया करेंगे कि किसको जज बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा और टाइम बीता, 1998 आया और उसमें बन गया आपका कोलेजियम सिस्टम, जिसमें बोल दिया हाँ जी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे और साथ में दो जो थे वो 1993 के थे। फिर बाद में 1998 में बोल दिया अब क्या करेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पे बैठेंगे। तो ये बन गया आपका कोलेजियम सिस्टम। फिर वैसे ही आपका आया एनजेएसी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये लाया गया था किस अमेंडमेंट के तहत, 1999। और कौन सा ईयर था, 2014। तो उसके तहत लाया गया था और उसमें कुछ पैनल है वो आपने लर्न करने हैं। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल कि क्यों इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की जरूरत पड़ रही है। बिकॉज हमें जुडिशरी के ही अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं। लग गया कॉन्टेक्स्ट पता। तो अब थोड़ा सा फैक्चुअल देखेंगे, पहले केसेस देख लो। तो पहला केस आता है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं, यशवंत नाम है इनका, ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं। आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो वहां पे करेंसी नोट्स चल रहे थे, तो करप्शन का एक इंडिकेशन मिल जाता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा जो केस आएगा, फिर इनको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे, इनके पेरेंट हाई कोर्ट में, दैट इज इलाहाबाद।
तो रीजन नहीं बताया भाई, तुम्हें यहाँ पे एफआईआर फाइल करनी चाहिए थी, करप्शन का सीधा केस है, पहले भी हो चुका है। लोकपाल ने कई बार क्वेश्चन मार्क किया था जुडिशरी के ऊपर कि आप करप्शन के केसेस में ऐसे इंटरनल कमेटी क्यों बिठा देते हो, कि इनके ऊपर तो डायरेक्ट इमीडिएट लीगल एक्शन होना चाहिए। अगेन इसमें भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया, इनको अपने पेरेंट हाई कोर्ट भेज दिया गया। एक तो ये केस देखा आपने। दूसरा, इंटरनल इंक्वायरी। अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 51st, कौन है? संजीव खन्ना, साइड में जो पिक्चर लगी हुई है। इन्होंने बोला कि हम इंटरनल इंक्वायरी बिठाएंगे, खुद देखेंगे कि क्या मैटर था। दूसरी चीज ये हुई। इसके बाद तीसरा केस, एक आपने रंजन गोगोई करके नाम सुना होगा, इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस लगे थे कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसी में किसी ने इनके ऊपर चार्जेस लगाए थे कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है उस लेडी के साथ। इंटरनल कमेटी बिठाई है, खुद ही बैठे हैं उसको चेक करने के लिए। जो इंक्वायरी चलेगी इन्हीं के अगेंस्ट केस है और यही बैठे हुए हैं उस कमेटी के अंदर कि मैं खुद देखूंगा कि क्या हुआ था। मतलब समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल हो गया। तो ये सारे जो आउटरेजियस सी स्टेटमेंट्स हैं ये हमें जजेस की तरफ से भी आने को मिल रही है। ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट बोलती है कि हमें भी लेके आओ कोलेजियम सिस्टम के अंदर। अगर ऐसी हरकतें होंगी, आप अकाउंटेबल तरीके से आंसर्स नहीं कर रहे हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं शो कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए जुडिशरी के अंदर। ये लगा ना बिल्कुल ही बेतुका सा कि इसी के अगेंस्ट केस है, यही बैठे हुए इंटरनल कमेटी के अंदर, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। और पब्लिक का काफी ज्यादा आउटरीच था। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रैंक से इनको रिमूव भी कर दिया था और बिठा लिया अपने पार्लियामेंट के अंदर कि आओ यहाँ पे बोलो जो बोलना है आपको। खैर केस तो रफा दफा ही कर दिया था। उसके अलावा बहुत ही डिस्टर्बिंग केसेस आप देखोगे, जैसे लोकपाल का एक केस देख लो। थोड़े साल पहले की ही बात है, साल क्या मतलब वैसे तो हर महीने ही आता है, पर ये इग्नोर्ड ही रहती हैं चीजें। लोकपाल ने क्या किया, जजेस के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगाए कि इन्होंने करप्शन कर रखी है, तो इनके अगेंस्ट इमीडिएट लीगल एक्शन लिया जाए। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है स्यू मोटो लगा दिया। स्यू मोटो का मतलब है कि जुडिशरी खुद देखेगी अपना केस, ये जो दैट इज द स्यू मोटो लिखा होगा आगे, ये है। ठीक है, मतलब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हमारे जजेस के अगेंस्ट, हम खुद देखेंगे उसको कमेटी बिठा के। अगेन रिमूव्ड। एक और केस आपने नेगेटिव नोट पे देखा। उसके बाद अभी जो देख रहे हो आप, दैट इज लैकिंग इन सेंसिटिविटी। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी बच्ची के पजामा की स्ट्रिप भी आप तोड़ देते हो तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कंसीडर किया जाएगा। देन बोला जाता है सेकंड दैट अगर कोई ब्रेस्ट को टच कर ले रहा है, किसी भी पार्ट को लड़की के टच कर रहा है, तो उसको भी अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बोला जाएगा। चलो इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट को ये चीज वापस लेनी पड़ी कि ये गलत हो गया था स्टेटमेंट हमारे एंड से। पर अगर जजेस कांस्टेंट तरीके से ऐसी चीजें करेंगे तो फिर गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करेगी। देखो फिर वही टाइम आ जाएगा दोबारा से कि जुडिशरी का अभी तो चल रहा है कोलेजियम सिस्टम, जहां पे जजेस खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं। नेपोटिज्म भी खूब चल रहा है, फेवरेटिज्म भी खूब चल रहा है। पर फिर एग्जीक्यूटिव जब बोलता है ना कि हमें भी इंक्लूड करो, फिर ये बोलने लग जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी ताकि इंडिपेंडेंस सस्टेन रह सके। तो फिर वो भी इश्यूज आ जाते हैं। तो एनीवेज अगर ऐसी स्टेटमेंट आएंगी तो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट आता है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम के लिए याद रखना, पहले तो टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस मिलेंगे आपको? 34। इसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर जजेस आ जाएंगे। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम में कौन कौन बैठेगा? जज की जब अपॉइंटमेंट होगी तो एक आएंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 आ जाएंगे सीनियर जजेस। ये क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि हम इसको वोट डालते हैं एबीसीडी पर्सन को, और जो भी नाम यहाँ पे रेकमेंड होगा ये किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट वहां पे हस्ताक्षर करेंगे और वो जज जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं कैंडिडेट की यहाँ पे सिलेक्शन कर दी। तो दैट इज द कोलेजियम सिस्टम, 1998 के पास में आया था। नहीं नहीं, अभी आ रहा है वो एनजेएसी है, उसमें वो 2014 का आया था। इसमें कोलेजियम सिस्टम के अंदर सारे जजेस बैठते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट्स हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद उनको तो मौका मिल गया कि वैसे तो ये सेपरेशन बोल रहे हैं पर इनको तो हमारी जरूरत है। तो गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ कुछ ही फैमिलीज रूल कर रही हैं पूरी की पूरी जुडिशरी को। पूरे के पूरे जजेस आप देखोगे तो एक लीनियज ही चलती आ रही है, और एक डेटा के हिसाब से 4000 फैमिलीज को इंक्लूड कराया गया है कि इन्हीं के लोग जो है वो जज बनते हैं बार बार से। तो एक तो ये रीजन आ गया। दूसरा एनजेएसी, इसके बारे में याद रखना, एक तो अमेंडमेंट का नंबर और साथ में ईयर और साथ में इसकी कॉम्पोजिशन। अब ये दिया था सरकार ने कि कैसे हम जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो इसमें आएगा वो जो आप बोल रहे हो लॉ मिनिस्टर आना चाहिए या नहीं। तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कोलिजियम सिस्टम में भी थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एनजेएसी के अंदर भी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ में बोला पहले इधर आ जाओ, 2 सीनियर जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। पहले कोलिजियम सिस्टम में कितने हैं? 4 हैं, यहाँ पे 2 बोल दिए। तीसरे पे बोला जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आगे कितने मेंबर हो गए टोटल? 1 2 3 और 4। और
6 कैसे हुए टोटल? बिकॉज 2 एमिनेंट पर्सन भी होंगे जो जानकीर होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के। मतलब ऐसे नहीं है उन्होंने जुडिशरी का पेपर क्लियर करा हुआ है, पर काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं ये लोग, उनको पूरा आइडिया होता है कि ये लॉ आया है, इसके ऊपर क्या जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। तो एमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं ये इनका वोटिंग का कुछ नहीं होता पावर यहाँ पे। जैसे अटॉर्नी जनरल आप पढ़ते हो, वकील तो हैं सरकार के, पर उनको वोटिंग राइट्स थोड़ी होते हैं। तो ये जो 2 एमिनेंट पर्सन होते हैं ये लॉ के जानकीर होते हैं, तो इनको भी इंक्लूड करा जाता है। तो NJAC के अंदर देखोगे आप तो टोटल कितने मेंबर हैं? 6। तो एग्जीक्यूटिव से भी आ गए यहाँ पे, 2 इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज भी आ गई और जुडिशरी भी शो हो रही है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर कोलिजियम सिस्टम में इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं तो खैर इसको तो रिमूव कर दिया था, स्ट्राइक डाउन करवा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बोल के कि आप तो इंटरफेरेंस करवा रहे हो एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी के अंदर। और उसके साथ साथ जो जजेस का मेंशन है किस आर्टिकल में आ जाएगा, अपॉइंटमेंट वगैरह, आर्टिकल 124। और साथ में अगर जज हो हाई कोर्ट के फिर आर्टिकल 217, ये हाई कोर्ट्स के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे, और दूसरे पे 217 ये आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड है। डन यहां तक? NJAC क्लियर? लग गया ना पता कॉम्पोजिशन का? कॉम्पोजिशन पे आते हैं क्वेश्चन। 1993 में। अच्छा वो अच्छा ठीक है वो तो पूरा प्रोसीजर बोल दिया आपने। लॉ मिनिस्ट्री ऑब्वियस ही बात है ना, मिनिस्ट्री के पास ही देंगे, सभी को अलाउ थोड़ी होता प्रेसिडेंट से मिलना। 2 नहीं वो लिस्टेड करे होते हैं, फिर जज में देखो सुनो मेरी बात, मान लो ये कोई A पर्सन है, ये कोई B पर्सन है, इनको पड़े हैं 3 वोट्स, इनको पड़े हैं 2 वोट्स, तो मिनिस्ट्री को भी कौन चूज करना पड़ेगा? जिसको ज्यादा वोट्स पड़े हैं। यहाँ पे अगेंस्ट का नहीं होता, तो ये तो नाम वैसे ही कट चुका है, तो वो ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है। तो मिनिस्टर ये कोलिजियम सिस्टम ही करता है। अगर तो लॉ मिनिस्टर ने करना होता है पॉइंट, तब तो फिर दिक्कत ही क्या है? फिर तो एग्जीक्यूटिव ही आ गया ना आगे। यहाँ पे दिक्कत ये है कि कोलिजियम ही अकेला कर रहा है, तभी तो NJAC का मेंशन करा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अब कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस, एक लॉ मिनिस्टर और साथ में 2 एमिनेंट पर्संस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं कर रहा है यहाँ पे अपॉइंट, कर कोलिजियम सिस्टम ही रहा है। वो लिख के दे देते हैं आपको कि इतने वोट इसमें डले। जैसे DY चंद्रचूड़ साहब जब आए थे, उनका तो 5 के 5 वोट ही उनके फेवर में थे, पर अगर 4 और 1 का रेशियो बन रहा है तो एक तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है वहां से। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग सारा कोलिजियम सिस्टम ही करता है। आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप नाम आपका? साहिल। ठीक है, अभी तो एक आर्टिकल हो गया, आप बाहर ही चले गए थे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल सुन लेना अभी ध्यान से। ओके, बाकी अब जो बोला गया है कि जैसे UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है पूरा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से, रिजल्ट शो करता है, जैसे कोई टॉपर होता है उसकी भी मार्कशीट्स आपके सामने रख दी जाती है, कितने मार्क्स मिले थे इसको। तो यहाँ पे बोला गया है UPSC की तरह जुडिशरी का भी एग्जाम होता है, जैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, पर ये आगे के लिए बोला है जब आप फर्दर जजेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट कर रहे हो। तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एंश्योर रहे। मेरिट बेस्ड होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे अलाउ करो। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में देखा फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं उनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। हमने देख लिया कि लीनियज चलती आ रही है एक टाइम से, जो फैमिलीज हैं वही इनमें इन्वॉल्व थी। ओके, तो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है हमारे जुडिशरी सिस्टम को। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब देखो अगर जैसे UPSC एग्जाम है, बहुत कम केस, अगर पूजा खेलकर का केस छोड़ दें तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिली है। 1-2 केसेस और हैं, जैसे अब तो वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में ही मर्ज हो चुके हैं, नाम नहीं लेंगे उनके। तो UPSC ने काफी अच्छे से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होल्ड करी है, इसी वजह से यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप भी थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया उठाओ। तो अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन, और जो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट द IJC, इंडियन जुडिशियल सर्विस। मतलब UPSC के साथ इसको कंपेयर कर देना है बाकी। डन। तो यही पॉइंट्स थे इसमें, ट्रेनिंग एंड ओवरसाइट, बस